तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन जिन्होंने मध्य प्रदेश की कोटे से जो एक सीट कांग्रेस ऐसे में जाने वाली जिसको लेकर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी कांग्रेस, वहां पे नामांकन रद्द के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। मीनाक्षी की नामांकन याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका को लेकर वहां पे सुनवाई का दिन था, पहले ही इसको लेकर सवाल उठ रहे थे और इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। मनोज जी, बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि मीनाक्षी नटराजन के केस में जिस तरह से वहां पर एन मौके पर महेश केवट को उतारा गया और उसके बाद उनकी जो है उनके पत्र को निरस्त कर दिया गया और सवाल उठा कि उनके ऊपर जो केस चला था तेलंगाना में, उसको लेकर सवाल उठा। ये मामला जहां पे उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गया। किस तरह से देखे इसे? देखिए, निश्चित तौर पर ये कोई अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट फिर कल उस पर अर्जेंट हियरिंग कर लेता। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने यही माना, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी तमाम सारी, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर जो मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला है वो एकदम सही है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये हमारे हस्तक्षेप लायक मामला भी नहीं है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आपको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। चुनाव आयोग कांग्रेस पहले ही गई हुई थी, चुनाव आयोग ने उसने अपना डिसीजन पेंडिंग रखा था, उस पर सुनवाई हुई भी थी। इसी दौरान कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर एक किसी प्रकार के हम कोई इसमें दखल देते हैं तो एक तरह से एक नई नजीर बनेगी और बाद में तमाम सारे लोगों के लिए नई दिक्कतों का कारण बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास कोई रास्ता बचा नहीं है, उनकी सारी संभावनाएं खत्म हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने यह भी माना कि जब आपको नोटिस मिला था और उस पर आपने जवाब दिया था, इसका मतलब है कि जानकारी में आपकी था, आपने उस पर संज्ञान लिया था, तो फिर ये जानकारी क्यों आपने छुपाई थी, क्यों आपने नामांकन फॉर्म में जानकारी नहीं दी थी? कांग्रेस की ओर से तमाम दलील दी गई थी, लेकिन कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि शुरुआत में जो गलती या तो उनकी है या उनकी कैंडिडेट की रही है, क्योंकि जो भी लीगल अधिकारी आपका जब वो नामांकन दाखिल करवाता है तो वो वही जानकारी उस नामांकन में दाखिल करता है, मेंशन करता है, जो आप उसको प्रोवाइड कराते हो। मसलन कि अगर मुझे नामांकन दाखिल करना है तो मैं अपने वकील को बताऊंगा ना कि मेरे पास संपत्ति कितनी है, मेरे पास लोन कितना है, मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मेरे पास मकान कौन से है, मेरे ऊपर आपराधिक मामला कौन सा है, मेरी देनदारी कितनी है, मेरी लेनदारी कितनी है। ये मैं जो जानकारी मेरे लीगल एक्सपर्ट को दूंगा वही वो उस फॉर्म में जमा करेगा। तो मुझे लगता है कि गलती कहीं ना कहीं मीनाक्षी नटराजन से हुई है, जिन्होंने इस नोटिस को हल्के से लिया कि वो तो कोर्ट का नोटिस है और हम उसमें जवाब पेश कर चुके हैं और उसमें आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जब कांग्रेस को समझ में आ गई कि वो गलती बड़ी हो गई है, रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन कैंसिल कर दिया है, तो फिर उन्होंने ये पूरा एक ड्रामा रचा है कि पहले ईसीआई गए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए दिल्ली में धरना देना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके धरने का कोई अवशिष्ट बचा नहीं है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसको कैसे मूव करती है, कि क्या इसको जन आंदोलन बनाएगी। मनोज जी, बड़ा दिलचस्प मामला है कि एक समन जारी होता है एक मामले में छेड़छाड़ को लेकर तेलंगाना का, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की प्रभारी हैं और वहां से एक नोटिस जारी होता है। जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे एक दिन पहले, उन्होंने कहा कि कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान लिया जाता है, संज्ञान लेने के बाद किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो फॉर्म 26 में अगर गफलत होती है वहां पे कि आपको अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है, तो वहां पे उन्होंने इसे जो वो उनका जो कांग्रेस का तर्क ये है कि जो मामला संज्ञान में था उसके आधार पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ ही नहीं। कोर्ट ने पूछा क्या इसको संज्ञान में लिया जाए और नहीं लिया जाए, तो आपके पास विपक्ष में क्या तर्क है? उसके बाद अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो आखिर कैसे आपराधिक मामला है? और फॉर्म 26 में आपको अपने आपराधिक मामले और आपके जो भी आपके पास संपत्ति उसका विवरण देना होता है। ये एक बड़ा तर्क जो है अभिषेक मनु सिंघवी जो इस अभी भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं मीनाक्षी नटराजन के लिए, उनका ये तर्क इसे किस तरह से देखें? देखिए, अब तो उसका कोई मतलब नहीं बचा है ना, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी से ज्यादा कानूनी ज्ञान या आप हमसे ज्यादा कानूनी ज्ञान सुप्रीम कोर्ट को इन जजों को है जिन्होंने डिसीजन दिया है। उन्होंने साफ तौर पर माना है कि वो नोटिस है वो आपराधिक मामले का। और कई बार ऐसा होता है कि आप अगर जैसा कोई साधन आदमी हो, जब पुलिस किसी मामले एफआईआर नहीं दिखती तो आदमी कोर्ट की ओर मूव करता है, कोर्ट में परिवार दायर करता है, कोर्ट उसमें आदेश देती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, चालान पेश होता है, सुनवाई होती है और फिर निर्णय जो कोर्ट के सामने जो तथ्य प्रस्तुत होते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई होती है।
तो इसमें कोई अनोखा काम नहीं किया है कि भाई कोर्ट ने किसी चीज का संज्ञान तब लिया है, क्योंकि जो एक साधारण आदमी की बुद्धि लगा सकता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और जिस पर आरोप लगे हैं आरोपियों को बचाने के मीनाक्षी नटराजन के, वो तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी है। तो कोई भी सरकार इतनी तो मूर्खता नहीं करेगी कम से कम कि अपने प्रभारी के खिलाफ अपने राज्य में किसी थाने में अपराधी मुकदमा कायम होने दे। तो ऐसे में फरियादी के पास कोई रास्ता बचा नहीं था। वो तमाम जगह जहाँ वो शिकायत कर सकती थी उसने की, इसके बाद उसने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने आरोपी नंबर 4 माना है अपनी उस नोटिस में, और उसमें लिखा है कि आपको आरोपी नंबर 4 मानते हुए आपके खिलाफ इन धाराओं के तहत शिकायत की गई है और आपको इसमें चार्ज क्यों ना किया जाए, इसको लेकर जवाब मांगा गया था। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने संज्ञान दिया है, इसीलिए तो उनको आरोपी नंबर 4 माना। अगर कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं लेती तो ये उनको नोटिस ही जारी नहीं होता, मामला वहीं खत्म हो जाता। पर मनोज जी, सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर एफआईआर दर्ज हुई थी तो क्यों ना कांग्रेस अभी तक, क्योंकि तेलंगाना में तो उनकी सरकार है ना, तो वो क्यों नहीं जारी कर पाए, और फिर बीजेपी अभी तक जारी नहीं कर पाए, वो नोटिस लेके बात कर रहे हैं। तो भाई नोटिस ही जारी हुआ है ना, विषय उसमें नोटिस ही जारी हुआ है जी। तो बात नोटिस की ही होगी। क्योंकि अभी देखिए केजरीवाल के मामले में हमने देखा ना कि कोर्ट ने क्या कहा, पहले उनको कोर्ट ने जमानत नहीं दी, लंबे समय वो जेल में रहे, उनसे लंबे समय तक हमने देखा सत्येंद्र जैन रहे, मनीष सिसोदिया रहे जी। आज में उसी दिल्ली की कोर्ट ने कह दिया कि इनके खिलाफ मामला बनता नहीं, कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। तो ऐसा कई बार होता है कि किसी एक जज के सामने जो कागज पेश होते हैं वो अपने विवेक से निर्णय लेता है उनकी उसके हिसाब से। तो सेम केस हम देख रहे हैं कि एक मामले में हम देखते हैं किसी 1.5 साल जमानत नहीं मिल रही है, अचानक से केस खारिज हो जाता है। अभी न्यूज लिंक का मामला ताजा है जिसमें छापे पड़ते हैं, उसका मालिक 5 महीने जेल में रहता है, ईडी की कार्रवाई होती है फॉरेन से मनी के एक्सचेंज के आरोप में। और कोर्ट में जब मामला सुनवाई में जाता है, कोर्ट साफ तौर पर कह देता है कि इनके खिलाफ ये जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, कोर्ट उनको डिस्चार्ज कर देता है, एफआईआर खारिज कर देता है। तो इस मामले में भी अभी परिवार दायर हुआ था, आरोपियों को नोटिस जारी किए गए थे। अगर जांच के बाद पुलिस को लगता है या कोर्ट को लगता है कि आपराधिक मामला, मनोज जी माफी चाह रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ। इस वक्त कांग्रेस से डॉक्टर राम किशोर दोगने जो है हमारे साथ जुड़ सके हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस विधायक हैं राम किशोर जी, किस तरह से देखें इसे? दिग्विजय सिंह का बयान आया, आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरह के पार्टी सीनियर नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग एक मत नजर नहीं आ रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन जिनको लेकर कहा जाता है कि स्पष्ट छवि है, और आपकी पार्टी के सीनियर लीडर जो है उन्होंने उनका नाम तय किया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसी बैठकर लगाई गई कि चाहे दिग्विजय सिंह हो या उनके समर्थक हो या फिर कोई और, मैं उन पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन जाहिर तौर पर एक तरह से सीधे तौर पर अगर मोटा मोटी बात करें तो ये आरोप लगते रहे कि पार्टी के अंदर एक मत होकर मीनाक्षी नटराजन को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके पास वकीलों की, अधिवक्ताओं की कोई कमी नहीं है और बहुत एक्सपीरियंस और सीनियर वकील आपके पास है। आखिर ऐसी स्थिति कांग्रेस के सामने क्यों देखने को मिले? बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है, पर आपकी तैयारी पूरी क्यों नहीं थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए तैयारी पूरी थी, सब नेता थे और सब लोगों ने काम किया। मेरा ये कहना है जब कोर्ट भी सुनने को तैयार नहीं, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है, चुनाव आयोग ने नहीं सुना, यहाँ लगाया दिल्ली चुनाव आयोग को लगाया, उनने नहीं सुना, आपके सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट भी सुनने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि हमारे से संबंधित नहीं है ये। तो इस तरह से अगर तो हमारी संस्था अगर बोलेगी, ऊपरी बातें कर रहे हैं, अंदर की बात क्या है? कोर्ट ने क्यों खारिज किया मामला? कोर्ट ने ये खारिज किया ना, हमारे सुनने लायक नहीं, हम लोगों को ये चुनाव की याचिका का है ना, ये बताया गया है। और चुनाव की याचिका में जो दिया गया है वो अभी हमारे उसके लायक नहीं है, ये बोला गया। तो अब उनके लायक नहीं तो फिर कहाँ जाए आदमी, कहाँ जाएगा आदमी? है जाना तो पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट लास्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल दे कि हमारे सुनने लायक नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा? इसलिए सरकार चाह रही है। और आप मुझे बताइए सरकार क्यों घबरा रही थी? सरकार के पास अगर संख्या बल था तो क्यों घबरा रही थी? वो चुनाव होने देती ना। और चुनाव में एक नोटिस जो है, नोटिस के आधार पे कोई इन्वेलिड नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा फार्म का पूरा मेटर पड़ी है। आपका आरोप रिटर्निंग ऑफिसर पे है या चीफ इलेक्शन कमीशन पे? रिटर्निंग ऑफिसर पे है ना, सबसे मेन तो जो आरोप रिटर्निंग ऑफिसर पे है, क्योंकि वो जवाबदार है, उसने फॉर्म रिजेक्ट किया। जबकि फॉर्म में अगर कभी स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि आपके ऊपर कोई भी नोटिस भी हो तो आपका उल्लेख करे या कुछ भी उल्लेख करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपराधिक प्रकरण का है, आपराधिक प्रकरण की जानकारी दी है,
तो ये इस तरह से सिर्फ गुमराह करने वाली बात है और कुछ नहीं है, और सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। रामकिशोर जी, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, ये जो मामला है तेलंगाना का वो भी आप स्पष्ट कर दीजिए, ये मामला क्या है जिस मामले में नोटिस मिला था मीनाक्षी नटराजन जी को, और बीएनएस की कौन सी धारा में मिला था सीआरपीसी की? तेलंगाना, हाँ मैं बता रहा हूँ, तेलंगाना का मामला है कि कोई महिला और एक कार्यकर्ता का मामला है। दोनों कार्यकर्ता कांग्रेस के थे, दोनों का मामला है आपस में। उसमें ये प्रभारी है, उसने महिला ने शिकायत की कि मीनाक्षी जी कोई एक्शन नहीं ले रही है, और शिकायत में भी ये उल्लेख किया कि मीनाक्षी जी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। भाई एक्शन मीनाक्षी जी क्यों लेंगी? कोर्ट में वो जवाब भी दे दिया है ये। तो ये इस मामले में मीनाक्षी जी का सिर्फ नाम इसलिए लिया कि इन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसके आधार पर नोटिस मिला था कि आप क्या कहना चाहते कोर्ट ने। तो अब ये ऐसे अगर ऐसे आरोप लगेंगे, और राजनीति में ऐसे तो हर कोई लगा देगा, कहीं भी आरोप लगा देगा, कोर्ट में फाइल कर देगा, तो क्या इसको मान लेंगे क्या? नहीं, पर फॉर्म 26 में आप अपने आपराधिक विवरण भी जारी करते हैं, और अपने आपके पास जो संपत्ति है, तो फॉर्म 26 में अगर ये मामला निकलकर सामने आया तो उसको भी उल्लेखित किया जा सकता था। आपराधिक मामला होता तो निश्चित हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपराधिक मामला होता तो आप खारिज करते, उसको भी मानते हैं हम लोग। आपराधिक मामला है ही नहीं ना। आपराधिक मामला एफआईआर होती है, या कोर्ट खुद संज्ञान लेकर अगर कोर्ट उसको चार्ज करता तो समझ में आती। कोर्ट ने भी चार्ज नहीं किया, कोर्ट ने सिंपली प्राइवेट कंप्लेंट है, प्राइवेट कंप्लेंट। आपराधिक रामकिशोर जी, आपराधिक फौजदारी दोनों तरह के मामले होते हैं, उनको आपको उल्लेख करना होता है। पर खैर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से भी हमारे ब्रज भोपाल लोया जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रज गोपाल जी, सवाल किस तरह से जवाब देंगे इसका कि जाहिर तौर पर अपने पूरा आपराधिक विवरण या जो भी कह सकते हैं कि संपत्ति का विवरण उन्होंने दिया था अपने एफिडेविट में, और ये जो मामला है वो इतना कह सकते हैं कि कॉग्निजेबल नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ये बात कही थी, और उसके बाद किस तरह से देखेंगे आप इसे? उन्होंने तो कहा कि जब कोर्ट ने संज्ञान में इस मामले को लेने के लिए सवाल मीनाक्षी नटराजन से पूछने के लिए नोटिस जारी किया था बीएनएस की धारा 223 के तहत और अन्य कुछ धाराओं के तहत, तो उसकी तरफ से उन्होंने जवाब दिया कि ये मामला मेरे से ताल्लुकात रखता ही नहीं। किस तरह से जवाब देंगे इस पे? अभिषेक जी, पहले दो बात आपसे कहूं। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि मीनाक्षी नटराजन ने बड़ी नहीं छोटी चोरी करी थी, और छोटी चोरी और बड़ी चोरी इस देश में दोनों बराबर के अपराध हैं, ये कम ज्यादा थोड़ी होते हैं। ये क्या कांग्रेस समझाने की कोशिश कर रही है? एक तो ये समझ के परे, पहले तो कांग्रेस पार्टी उस लड़की का, उस महिला, रामकिशोर जी मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज जी आप बोलिए। उस महिला नेत्री का इंटरव्यू सुन ले जो देश के प्रतिष्ठित चैनल पर उसने कल दिया है, उसको सुन ले कांग्रेस पार्टी। वो क्या कह रही है कि उसने बार बार गुहार की मीनाक्षी नटराजन जी से, मीनाक्षी नटराजन जी ने उसका सहयोग करने के स्थान पर अपराधी कुंभम शिव कुमार का सहयोग किया, और उसको सहयोग करके उसे बचाने का काम किया। तो अपराध करना जितना अपराध है, अपराधी को बचाना भी उतना ही अपराध है। चलिए ठीक है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इसमें जुड़े हमारे साथ। मनोज जी, आप सवाल कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। डोगरे जी लाइन पे हैं? जी जी डोगरे जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही आवाज, बोलिए मनोज। डोगरे जी, आप पहले तक थे जब एयरपोर्ट से प्लेन वापस लौटा तो आपने अपने नेताओं पर सवाल उठाया कि जो तैयारी उनको यहाँ करना थी उसकी जगह है वो विधायकों की बाड़ाबंदी में लगे रहे। तो आपको नहीं लगता है कि अब इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी याचिका खारिज कर दी गई है तो आपके नेताओं की जवाबदेही तय होना चाहिए? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि फॉर्म गलत भरा कि लीगल एक्सपर्ट की जिम्मेदारी, लेकिन क्या उस प्रत्याशी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि ये तो आपने भी चुनाव लड़ा है, 3 चुनाव आप लड़ चुके हैं, कि भाई आप जो जानकारी देंगे वो आपका वकील वही तो मेंशन करेगा कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, अचल संपत्ति कितनी है, चल संपत्ति कितनी है, आपराधिक मुकदमे कितने हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि या तो लापरवाही हुई है मीनाक्षी नटराजन से, और लापरवाही इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वो खुद लॉ की स्टूडेंट रही हैं, लॉ उनको अच्छी तरह से पढ़ा, 3 चुनाव वो लड़ चुकी है, 1 बार वो चुनाव जीत चुकी है, 2 बार वो हार चुकी है। तो ये क्यों ना माना जाए कि मीनाक्षी नटराजन की गलती है या जो आपके बड़े लीडर थे उनकी गलती? वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में एक और तीसरा स्तंभ राहुल गांधी का ऐसा नेता आ जाए जो तीसरा छत्रप बन जाए मध्य प्रदेश में। जी मनोज जी, इसमें स्पष्ट है, इसमें अगर कभी आपराधिक मामला होगा तो निश्चित देना था, और आपराधिक मामला ही नहीं है। आपराधिक मामला तब होता है जब कोर्ट संज्ञान लेता, कोर्ट अगर कभी उसको चार्ज करता, चार्ज फ्रेम होता है। देखिए कोर्ट में सुनवाई होती, पहले नोटिस जारी होते, नोटिस के बाद सुनवाई होती, सुनवाई के बाद अगर लगता है कोर्ट को कि आपराधिक मामला, तो आपराधिक उसको लेते हैं और फिर अपराधी घोषित करते हैं। ये थोड़ी होता है कि आपने नोटिस आ गया और सीधा दे दिया आपने। और इसको अगर कभी इसको मानती है तो चुनाव आयोग इसको मानता है कोर्ट के नोटिस को भी, तो उल्लेख करना चाहिए फॉर्म में कि कोर्ट में कोई सा भी नोटिस हो आप दीजिए,
अब तो ये सब दलील खारिज हो गई ना। मैं तो अब ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आपके नेताओं की जिम्मेदारी तय नहीं होना चाहिए अब इसके बाद? नहीं, देखिए ये अपन डिबेट कर रहे हैं फार्म के ऊपर, नेताओं की जवाबदारी और वो चीजें हमारी पार्टी करेगी जो भी होगा। नहीं, क्योंकि उन नेताओं पे आप पहले विधायक थे जिन्होंने सवाल खड़ा किया कि भाई नेताओं ने गलती की कि बाड़ाबंदी में लगे रहे, जबकि चिंता इस बात पे होना थी कि पहले प्रत्याशी का फार्म ओके हो जाता, सब कुछ हो जाता, 2 दिन बाद बेंगलोर जाया जा सकता था कर्नाटक। हाँ तो वो उसकी बात होगी वो तो, पर ये अभी तो भैया की बात कर रहे हैं कि अभिषेक जी हुआ और उससे मेरा कहना यह है कि फार्म रिजेक्ट होने का कारण नहीं था, जायज कारण होता तो निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं है, और जायज कारण नहीं है इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ जायज कारण नहीं है। अगर कभी उसमें अपना फार्म में भी उल्लेख होता स्पष्ट अगर कि ये भी आपको जानकारी देना है, अब ऐसा तो नोटिस कोई भी प्राइवेट लगा देगा। आज अगर कोई नेता पूरे देश में अभिषेक जी तो पूरे देश में कहीं भी अगर नोटिस आ गया तो क्या होगा कि इसको जन आंदोलन में बदलेंगे? अरे अभिषेक हो जाएगा अगले चुनाव कर दिया। आज अभी हमने गिरफ्तारियां दी दिल्ली में सभी गिरफ्तारियां दी दिल्ली में, और आगे भी देंगे। राष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, उसके बाद हमने गिरफ्तारियां दी है और आगे भी हम उसको बढ़ाएंगे, जन आंदोलन में लेंगे। और निश्चित है, और भाजपा जिस तरह से लूट रही है तो ये लूटना नहीं चाहिए। आपके पास संख्या बल होती है 48 से ऊपर होता तो आप मान करते ना, कौन मना कर रहा था आपको? 48 संख्या आपके पास, 10 संख्या कम थी। नहीं तो 10 संख्या कम है आपने कही कि आप अपनी बात को ऊपर दिल्ली तक ले जाएंगे। अब आप दिल्ली में ही हैं, तो वो जो कुछ घटनाक्रम हुआ था एयरपोर्ट वाला जो आप जिस पे नाराज हुए थे, वो आप अपने दिल्ली में बड़े नेताओं के संज्ञान में लाएंगे? अरे मैं हट जाऊं क्या इसमें, मैं बाहर हो जाऊं क्या अभिषेक जी? अरे ब्रज गोपाल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे नहीं, आप कितना ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक मिनट ब्रज गोपाल जी, सीधा सवाल मनोज जी का यही है कि आपके पास संख्या थी नहीं तो महेश केवट को किस आधार पर उतारा गया? 1 मिनट, इन्हीं सब बातों पे मुझे बताना है, संख्या किस पे थी? आपका हवाई जहाज दिन भर हवाई पट्टी पे खड़ा रहा, उसमें 62 विधायक होने थे तो विधायक तो 36 बैठ पाए। 180 सीटर विमान आपने रेंट करने का दावा किया था, विमान 75 सीट का ही आया, और केवल 36 विधायक, उनको भी आपने रनवे पर क्यों रखा? इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि जितने फार्म जेपी धनोपिया भरते हैं वही रिजेक्ट क्यों होते हैं? मुकेश मल्होत्रा का फार्म भरा था, बाद में न्यायालय से उनका चुनाव निरस्त हो गया, और मुकेश मल्होत्रा ने भी वही आरोप लगाया है कि हमने अपनी पूरी जानकारी, आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ब्रज गोपाल जी तमाम आपने जो अपने आंकड़े गिनाए उसको मिला ले, तब भी आपके पास ब्रज गोपाल जी आप तमाम आंकड़े गिना ले, उसके बावजूद आपके पास तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए आंकड़े नहीं थे। के बाद दूसरा आपराधिक प्रकरण कांग्रेस पार्टी के आंकड़े की जानकारी सब साथ में मत बोलिए, एक मिनट रामकिशोर जी रुक जाइए। ब्रज गोपाल जी सीधा सवाल आपसे, आपके पास आंकड़े नहीं थे? हमारे सवाल बड़े स्पष्ट हैं कि जेपी धनोपिया जी ने इस जानकारी महेश केवट को एन मौके ने उन्हें जानकारी दी थी। दूसरी बात, केवल एक मामला नहीं है, मुकेश मल्होत्रा के मामले में भी यही हुआ कि नहीं तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि कांग्रेस के ही नेता ने, इस पे मैं जानना चाहूंगा वाकई में इसका जवाब क्या है। कांग्रेस हमारे जो रामकिशोर, आप बताइए सर कि कैलाश विजयवर्गीय इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? तो कैलाश विजयवर्गीय चैलेंज करके बताए ना, चैलेंज कर रहे हैं तो बताए किस कांग्रेसी ने आपको बताई जानकारी दी है, आप बताएं। स्पष्ट करते नहीं है, स्पष्ट तो कर रहे हैं ना, किसी चीज को स्पष्ट करते नहीं है, गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ ये चीजों को गोल मोल करके इसको खत्म करना चाहते हैं। ये प्रजातंत्र की हत्या, जब आपके पास संख्या बल नहीं है तो आप कहाँ से अगर जीत जाते हैं, ये बताइए ना। जी ब्रज गोपाल जी क्या क्या मतलब है? आज जितनी संस्था है, संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारी जो संस्था है उनका संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा अगर इस तरह से प्रजातंत्र में जब मालूम है कि हमारे पास 10 वोट कम है तो कहां से लाएंगे? ये चीजें पहले सोचे पहले आप, इसके मतलब गलत रामकिशोर जी आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि एन मौके पर अगर आपको वहां पे प्लेन बनाना पड़ रहा है, वो भी राज्यसभा चुनाव के लिए, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपकी पार्टी के नेताओं के बीच आपसी समन्वय किस तरह के हैं? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल समझ करेंगे ना, सामना करेंगे। और देखिए पार्टी है, पार्टी में सभी चीजें हैं, और
अलग अलग विचारधारा के लोग भी छोटे छोटे रहते हैं, छोटे छोटे अपनी अपनी विचारधारा रहती है, पर ये नहीं है, हम एकजुट हैं इस मामले में और एकजुट होकर लड़ रहे हैं और एकजुट होकर लड़ेंगे। सरकार बनाने में एकजुट होकर लड़ते हैं और लड़िए। सरकार भी बनाई, किस तरह से इन लोगों ने सरकार गिराई ये भी आपको मालूम है, और उसी से जैसे सरकार गिराई थी इसी तरीके से इन्होंने इसको जीतने की कोशिश की राज्यसभा को, और जीतने के बाद इनको लगा कि सब इकट्ठे हो गए, ये वोट नहीं टूटेंगे हमसे, तब इन्होंने सोचा घबरा के तो ये फाइल निकाल के और इन्होंने हम रिजेक्ट किया है। पर दिग्विजय सिंह जी आपकी पार्टी के सीनियर नेता है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके उस बयान पर आप क्या कहेंगे जहां उन्होंने खेद जताया कि चीफ जस्टिस वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी कहा कि एक दिन बाद सुनवाई करेंगे, जब उन्होंने कहा कि इस सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, आपका क्या स्टेटमेंट है उस पर? बिल्कुल सही बात है ना, औचित्य जब अगर कभी कल डिक्लेयर ही कर दिया तो उसके बाद सुनने का औचित्य क्या रह गया? उन्होंने तो बात सही बोली अपने हिसाब से, क्योंकि दूसरा कोई कारण ही था। अगर टाइम से सुनते और उससे स्टे मिलता और आगे प्रक्रिया होती तो समझ में आती है। प्रक्रिया कुछ हो ही नहीं पाएगी, अब डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर होने के बाद कोर्ट में चलता रहेगा केस। तो ये तो भाजपा चाहती थी इस तरह का हो और उन्होंने कर दिखाया, तो ये करके ये हुआ है, सामने दिख रहा है सामने। भाई हमारा ये कहना है, अगर आप पूरे आपके पास वोटिंग पावर था तो आप बताइए ना कौन सा वोटिंग पावर था। आपने अगर कांग्रेस की विधायक खरीदी तो बताइए किसको खरीदा आपने, आप बताइए आपको कौन नेता सहयोग कर रहा था, किसने उस नेता ने जानकारी आपको दी कांग्रेस के, बताओ। तो सिर्फ चिल्लाने से थोड़ी होता है, इसको डाइवर्ट कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगा के, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, रामकिशोर दोगने जी आगे देखते हैं इस मामले में क्या कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़र टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल निर्विरोध रूप से 3 राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए हैं, रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट। लेकिन इन सब के बीच में आप ये प्रदर्शन देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आखिर ये मामला कहां तक जाता है और क्या इस मामले में कुछ नया निकलकर सामने आने वाला है, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विश्वास सारंग का ये बयान। देखिए, ये तो पहले से ही विदित था कि कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है। जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हुआ वो पूरा टेक्निकल था। एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस ने ये जानबूझ के किया, क्योंकि उनको मालूम था कि तीसरी सीट पर चुनाव होगा तो भी भाजपा जीतेगी और कांग्रेस के बड़ी संख्या में विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने झूठा फॉर्म भरा, फॉर्म में झूठी जानकारी दी और जब फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो ये इस तरह की राजनीतिक स्टंटबाजी की। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है और जिस प्रकार से कांग्रेस की याचिका खारिज हुई है, एक बार पुनः स्थापित हुआ है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करती है। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता सुप्रीम कोर्ट को ही चोर कह रहे हैं, ये कांग्रेस की अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिचायक है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो निश्चित रूप से ठीक निर्णय है और इससे एक बार पुनः स्थापित हुआ है कि कांग्रेस बेईमानी की राह चलती है, रोंटाई का खेल खेलती है। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से मीनाक्षी नटराजन की पर्चे के रद्द होने को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पर खैर अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला खारिज हो चुका है, उसके बाद आगे कांग्रेस किस तरह से इस मामले में आगे कदम उठाती है।